और बच्चों कैसे हो आप लोग। आज देखते हैं चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट। ठीक, तो देखो जो इसका थर्ड पार्ट है, इससे पहले हमने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है। जो इसका थर्ड पार्ट है सेम ही है फर्स्ट और सेकंड के जैसा। क्या कह रहा है वो, कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है इसका जीरो फाइंड आउट करना है, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। और दूसरा इन्होंने एक सेकंड पार्ट दे रखा है, कह रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। और वो कह रहा है जीरो और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे वेरीफाई करो। तो अब देखो सबसे पहले हमें इसके जीरो फाइंड आउट करने हैं। तो आपके पास बहुत सिंपल तरीका होता है, जो भी पोलिनोमियल हमें दे रखा है उसे इक्वल टू जीरो रखो और जो एक्स की वैल्यू है उसे फाइंड आउट कर दो। ठीक, वो जीरोस होते हैं आपके इसके। तो करते हैं। देखो भाई सबसे पहले तो मुझे एक बात यहाँ पे ध्यान देनी होगी कि इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो मेरे इस फॉर्म में लिखे हुए थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे ध्यान देने वाली दो बातें ये हैं कि जो यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर आता है, फिर x आता है, फिर कॉन्स्टेंट टर्म आती है। ठीक, और दूसरी चीज आपको ध्यान देने वाली ये है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ में ये ए होता है ये हमेशा हमें पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये किसी वजह से निगेटिव है तो हम पूरी टर्म में, पूरी इक्वेशन जो आपके पास पॉलिनोमियल है उसके अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे। ठीक, तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, तो इसमें जो है पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर उसके बाद में कांस्टेंट टर्म है, फिर एक्स वाली टर्म है। तो अभी इनको हमें रीअरेंज करना है, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। पहले रीअरेंज करेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। तो देखो 6x स्क्वायर और ये 7x जो बाद में लिखा हुआ है इसे पहले लिखेंगे माइनस 7x माइनस 3। ठीक, अब ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, इससे अब हम अपने जीरो जो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड आउट करने हैं पहले तो उसे जीरो के इक्वल रखना होगा और फिर इसके कर देंगे हम फैक्टर। जो भी हमारे पास फैक्टर आएंगे तो x की 2 पावर है तो 2 फैक्टर आएंगे, वही इसके जीरो हो जाएंगे। करते हैं। देखो फैक्टर क्या तरीका बताया आप लोगों को, जो कॉन्स्टेंट वाली टर्म है वो और जो एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म है वो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके एक जगह लिखेंगे। 3 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 18। ठीक, और जो x के साथ वाली टर्म है ये 7, इसे एक जगह लिखेंगे। अब मुझे इस 7 को दो नंबर्स में तोड़ना है, और कैसे दो नंबर्स में तोड़ना है, जिनकी प्रोडक्ट तो आए 18 और दूसरा चीज आपको देखना होता है यहाँ 3 से पहले वाला नंबर, कांस्टेंट टर्म से पहले वाला साइन, ये क्या है माइनस। अगर माइनस है तो दो नंबर का डिफरेंस लेंगे और अगर प्लस है तो दो नंबर का सम लेंगे। तो इस 7 को दो नंबर्स में तोड़ना है जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 7 और उनकी प्रोडक्ट आनी चाहिए 18। तो आप बहुत सिंपल से शब्दों में बात समझ गए होंगे कि 3 की 6 से मल्टीप्लाई करा, एक जगह लिखा, x के साथ में जो नंबर है उसे एक जगह लिखा। अब फिर हमने ये साइन देखा, अगर ये माइनस है तो दो नंबर का डिफरेंस लेना है, अगर ये प्लस है तो दो नंबर का सम लेना है। अब इस 7 को दो नंबर्स में तोड़ना है जिनका डिफरेंस तो 7 आना चाहिए और उनकी प्रोडक्ट जो है 18 आना चाहिए। तो आप इजीली फाइंड आउट कर पा रहे होंगे 9 और 2, क्योंकि भाई देखो 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा और 9 और 2 की प्रोडक्ट आती है 18। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इस 7 की जगह 9 माइनस 2 लिख देना है पूरी इक्वेशन में, कोई चेंज नहीं करना है। तो देखो 6x स्क्वायर माइनस 7 की जगह लिख देंगे 9 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। भाई 7 को 9 माइनस 2 रख दिया, वही 7 ही रहा। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 6x स्क्वायर माइनस, अब आप देख रहे हो कि अगर बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये 9 प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और ये x जो है ये भी इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इसके साथ में, तो 9 के साथ में x की मल्टीप्लाई 9x हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करेगा प्लस हो जाएगा, या कहीं साइन चेंज हो जाएगा अंदर का, और 2 की x के साथ में मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो अपने पास 4 टर्म्स हैं, पहली 2 टर्म में से कुछ कॉमन आएगा, दूसरी 2 टर्म में से कुछ कॉमन आएगा। तो देखते हैं, नंबर्स को अलग कॉमन लेना होता है, जो वेरिएबल होते हैं उन्हें अलग। देखो x ये रहा और 2x यहाँ पे हैं, तो एक तो x कॉमन आ गया,
भाई x यहाँ पे भी x यहाँ पे भी है। और देखो 6 और 9 में से 3 कॉमन आता है, क्योंकि 6 जो 3 से भी डिवाइड होगा और 9 भी 3 से डिवाइड होगा, तो 3 आ गया कॉमन। अगर मैंने 3x बाहर ले लिया तो देखो 2x में से एक x तो बाहर आ गया, एक x रह गया। अब ये 6 में से 3 आ गया तो 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ पर रह जाएगा 2 माइनस x तो आपने ऑलरेडी बाहर ले लिया है। 3 से 9 अगर हमने बाहर लिया है, 9 से 3, तो ये 3 टाइम्स जाएगा, यानी कि 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 रहता है। अब मुझे ये ही टर्म यहाँ पे बनानी है, और आपको दिख भी रहा है ये सेम ही टर्म यहाँ पे लिखी हुई है। तो मुझे जब यही टर्म इधर है, यही यहाँ पे है, तो कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, और यहाँ से कुछ कॉमन आएगा भी नहीं, और जहाँ से कुछ नहीं आता है वहाँ से 1 आता है, ठीक है, +1। क्योंकि देखो 1 तो कोई भी नंबर को डिवाइड कर ही देगा, तो 1 वहाँ पे से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो 2x माइनस 3 आपका इस टर्म में भी है, इस वाले टर्म में भी है, तो 2x माइनस 3 तो एक जगह लिख लो, और बाकी जो बचा इसे एक जगह लिख लो, 3x प्लस 1, ठीक। 3x प्लस 1 एक जगह और 2x माइनस 3 एक जगह इज इक्वल टू 0, ठीक। देखो दो नंबर की प्रोडक्ट 0 जब ही हो सकती है जब कम से कम एक नंबर 0 हो, तभी इसकी अगर मान लो ये 0 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। मुझे पता नहीं है कि कौन सा नंबर 0 है, तो मैं दोनों को एक एक बार 0 रख के देख लेता हूँ। तो देखो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरी टर्म है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो 3 माइनस का है, उधर पहुँचेगा प्लस का, तो 2x इज इक्वल टू 3। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, जहाँ पे कोई साइन नहीं होता मल्टीप्लाई का होता है, तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर पहुँच जाएगा डिवाइड में, क्योंकि इक्वल के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई वाला साइन जो है डिवाइड में पहुँच जाता है। तो x की एक वैल्यू तो आ गई 3/2। अब यहाँ से देखते हैं, भाई देखो आपको सबसे पहले इसे 1 को हटाना है, ये प्लस का है, उधर पहुँच जाएगा माइनस का, और ये 3 आपकी मल्टीप्लाई में है, उधर पहुँच जाएगी डिवाइड में, तो -1/3। आपने देखा यहाँ से जो है x की वैल्यू आ गई है, और हमने आपको इससे पहले वाली वीडियोस में बता रखा है कि 0 का मतलब ही होता है x की वैल्यू या सॉल्यूशन। जो भी आपके पास पोलिनोमियल दे रखा है उसमें x की वैल्यू या उसका सॉल्यूशन जो होता है वही जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे ये जो 2x की वैल्यू आई है ये इसके जीरोज हैं, इनको जनरली हम अल्फा और बीटा करके मान लेते हैं, ठीक। तो मैं ये लिख देता हूँ कि जो अल्फा है उसकी वैल्यू 3/2 आई है, और जो बीटा है उसकी वैल्यू -1/3 आई है, ठीक। अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। देखो क्योंकि इसने जीरोस बोला था, जीरोस तो मैंने फाइंड आउट कर दिए। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, वो कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरो के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हमें कोफिशिएंट निकालने हैं। देखो कोफिशिएंट कौन से होते हैं, देखो मेरे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये a और b कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट है, तो ये a b और c फाइंड आउट करने हैं मुझे, और मुझे इसकी कंपैरिजन करनी है इस वाली फॉर्म से जो स्टार्टिंग में दे रखी थी, या हमने इसे रीअरेंज करके लिखा था इस तरीके से। तो देखते हैं अगर मैं इसकी कंपैरिजन करता हूं ऑन कंपैरिजन, तो आप देखेंगे देखो x² के साथ में यहाँ पे a है, यहाँ पे x² के साथ में 6 है, तो a की वैल्यू तो आ गई 6। x के साथ में b है और x के साथ में यहाँ पे -7 है। चाहे आप ऊपर वाली इक्वेशन में देखना चाहे पोलिनोमियल में, तो इसमें देख सकते हो x के साथ में कितना -7। ये ऑर्डर नहीं देखना है, बस आपको ये देखना है कि x के साथ क्या है, वो है -7, और c जो है आपके पास कांस्टेंट टर्म है वो है आपके पास -3। तो a b c आ गए हैं हमारे पास, और अल्फा और बीटा है। अब ये कह रहा है इनके बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं उनको वेरीफाई कर दो। तो देखो दो ही रिलेशनशिप होते हैं, ये बात इससे पहली वाली वीडियोस में आपको बताई गई है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो इन दो इक्वेशंस को हमें वेरीफाई करके दिखाना है जो दो रिलेशंस मेरे पास हैं। तो अल्फा की वैल्यू है 3/2 रखेंगे यहाँ पे, प्लस बीटा की वैल्यू है -1/3 इज इक्वल टू, माइनस है ऐसे लगाएंगे, और b की वैल्यू कितनी है -7
अपॉन ए की वैल्यू है 6। देखो दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। 3/2 अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 1/3। देखो माइनस माइनस हो जाता है आपका प्लस, 7/6। इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखो 2 की 3 से मल्टीप्लाई, क्या तरीका है, नीचे वाले दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 3 × 2 आ जाता है 6, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, माइनस 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 7/6। तो 9 में से 2 गया 7/6 इज इक्वल टू 7/6। आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। और ये इसने बोला है कि इसकी जो हमारे पास रिलेशंस हैं, जीरोज और पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट हैं, उनके बीच में इस रिलेशन को वेरीफाई करके दिखाओ। तो एक रिलेशन तो हमने वेरीफाई कर दिया, आप दूसरा वाला रिलेशन देखते हैं। देखो अल्फा की वैल्यू है 3/2 इंटू ये प्रोडक्ट है, बीटा की वैल्यू है -1/3, ठीक, इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमें दे रखी है -3 और ए की वैल्यू दे रखी है हमें 6, ठीक। देखो सोल्व आउट करते हैं। 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर रह गया माइनस का 1 और नीचे रह गया 2। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ऊपर रह गया -1, नीचे रह गया 2। आप देख रहे हो दोनों साइड जो है इसकी वेरीफाइड हो गई हैं। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये था इसका थर्ड पार्ट, ठीक। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट भी वही है, कह रहा है कि पहले जीरोस फाइंड आउट करने हैं, लेकिन बस अंतर क्या है इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कि वहां पर बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी थी ax² + bx + c। यहाँ पे जो c वाली टर्म है वो मिसिंग है, तो इसके हम फैक्टर जो है किसी दूसरे तरीके से करेंगे। आओ देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप इसे 0 के इक्वल रख लेंगे, क्योंकि जिस भी पॉलिनोमियल की हमें जीरोज निकालने होते हैं पहले उसे 0 को इक्वल रखते हैं और फिर हम उसकी जो है वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो अब आप इसके फैक्टर तो करेंगे नहीं, बस सिंपल सा तरीका है कि जो भी कॉमन आ रहे हैं दोनों टर्म में से वो कॉमन ले लो। तो आप देख रहे हो u यहाँ पे भी है, u यहाँ पे भी है, तो एक तो u कॉमन आ गया, और 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 4 2 8 होता है तो 4 आ गया। तो 4u कॉमन आ गया आपका, यहाँ पे 4 बाहर आ गया, एक u बाहर आ गया, तो एक u बचेगा, प्लस ये वाला u बाहर आ गया 4, 8 में से 4 तो 2 टाइम्स यानी कि 2 रह जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अब आपके पास फैक्टर हो गए। देखो उस वाले इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमें फैक्टर करने पड़ रहे थे, यहाँ पे सिर्फ कॉमन लेकर के फैक्टर हो गए, इजी है बहुत ज़्यादा। अब आप देख रहे हो कि दो नंबर्स जो हैं उनकी प्रोडक्ट 0 है, या तो ये नंबर 0 है या फिर ये 0 है, मुझे पता नहीं है कौन सा है, तो मैं दोनों को 0 रख लेता हूँ। तो 4u इज इक्वल टू 0 रख लो एक बार u + 2 इज इक्वल टू 0 रख लो, ठीक है जी। अब अगर आप देखते हैं तो देखो यहां से u की वैल्यू क्या आएगी, ये 4 जो है मल्टीप्लाई में है उधर पहुंच जाएगा डिवाइड में। 0 को 4 से डिवाइड करते हैं, 0 को किसी भी नंबर से 0 डिवाइड करेंगे हमेशा 0 ही आएगा। तो एक u की वैल्यू तो आ गई आपकी 0। सेकंड वैल्यू देखते हैं। देखो यहाँ पे प्लस का 2 है, उधर पहुंच जाएगा माइनस का, तो u आ जाएगा 1 माइनस का 2। आपने देखा ये जो मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी थी इसकी दो वैल्यूज आई हैं, u की वैल्यू 0 और -2। तो बस एक को अल्फा बोल दो और दूसरे को बीटा बोल दो, ठीक है। ये दो जीरोज आ गए। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। वही सेकंड पार्ट वही है इसका कि इनके जीरो और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करो। तो पहले तो कोफिशिएंट निकालना है, यानी कि a, b और c की वैल्यू निकालनी है। भाई हम कंपैरिजन करेंगे au² + bu + c इज इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करते हैं अगर हम इस इक्वेशन की। तो देखो अगर कंपैरिजन करते हैं आप, क्योंकि देखो ये u में है तो मैंने u में बना लिया, x में होती तो x में बना लेते, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, इससे कंपैरिजन करते हैं। तो देखो u² जो है यहाँ पे भी u² है, तो u² के साथ में 4 है, तो a की वैल्यू तो आ गई 4, ठीक ठीक। यहाँ पे लिख देंगे ऑन कंपैरिजन। इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो, ऑन कंपैरिजन विद इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, ठीक। तो a = 4 है, आपके पास u के साथ में दूसरी वैल्यू है v और u के साथ में यहाँ पे है 8, तो b की वैल्यू आ गई है आपके पास 8। और यहाँ पे थर्ड टर्म है कांस्टेंट टर्म c
और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी है। देखो जहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है इसका मतलब है वहाँ पे 0 रहा होगा, क्योंकि तभी तो इसने नहीं लिखी है यहाँ पे। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 4u² प्लस 8u प्लस 0 इज इक्वल टू 0, इसी तरीके से रहा होगा au² प्लस bu प्लस c, क्योंकि ये 0 जो है इसके साथ में ऐड होकर के ये 0 अपनी वैल्यू नहीं दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे इस c को हमने 0 मान रखा है। ठीक, तो c को हम जनरली 0 कंसीडर कर लेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर c आ गया आपका 0। अब मेरे पास a b c भी है, अल्फा बीटा भी है, इनके रिलेशंस को वेरीफाई करके दिखाते हैं। तो पहला रिलेशन है अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। देखो अल्फा की वैल्यू है आपके पास 0 और बीटा की वैल्यू है आपके पास -2। ठीक है, बी की वैल्यू है 8, तो -8 अपॉन ए की वैल्यू है आपके पास 4। देखो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा और 4 से 8 2 टाइम्स जाता है, ये भी आएगा -2। तो हम कह सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसका क्या कह रहा है वो, अल्फा है आपके पास 0, बीटा है आपके पास -2, सी है 0 और ए है 4। ठीक, ये रही सारी वैल्यूज हमारे पास है। तो 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। ठीक, तो ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली इजी था इससे पहले वाले क्वेश्चंस के। तो अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट भी सिमिलर ही है लास्ट वाले की तरह। सबसे पहले आपको जो इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो इसे इक्वल टू 0 रख लेना है और यहाँ से t की वैल्यू निकाल देनी है। देखो ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ कॉमन लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो देखो अगर मैं 15 को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, माइनस का 15 है, इधर पहुंच जाएगा प्लस का। मुझे तो t की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर हटाऊंगा तो दूसरी तरफ अंडर रूट लगाना पड़ेगा। भाई आपके पास ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर हटाते हैं तो हम दूसरी तरफ अंडर रूट लगा लेते हैं, या फिर हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, यानी कि बोथ साइड्स पे अगर अंडर रूट लेते हैं तो इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे, मतलब t² के ऊपर अंडर रूट लगाएंगे और 15 के ऊपर अंडर रूट लगाएंगे। और आपको ये बात पता है कि स्क्वायर और अंडर रूट जो है एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो यहाँ से t की वैल्यू अंडर रूट 15 आ जाएगी। या डायरेक्ट समझ लो कि जब स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ अंडर रूट लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ से जो है आपके पास वैल्यू आई है अंडर रूट 15, और अंडर रूट के अंदर हमारे पास हमेशा दो वैल्यू आती हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। ठीक, तो यहाँ पे जो t की वैल्यू आई है वो दो आई हैं, एक प्लस अंडर रूट 15 और एक माइनस अंडर रूट 15। तो एक तो आ गया आपका प्लस का अंडर रूट 15 और दूसरा आ गया आपका माइनस का अंडर रूट 15। ठीक, बस पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, टी की वैल्यू आ गई मतलब जीरोस फाइंड आउट हो गए। अगर इन्हें सिर्फ 0 पूछा होता तो क्वेश्चन हो गया था, लेकिन इसने इसका सेकंड पार्ट भी पूछा है। तो पहले इसको अल्फा मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं प्लस अंडर रूट 15 और बीटा मान लेते हैं आपका माइनस अंडर रूट 15। ठीक है जी, आओ अब हम इसको कंपेरिजन करके देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। देखो अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाता हूं तो क्या बनेगी, t² और इसके बाद में आपके पास होगा प्लस 0t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। आप स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रही होगी, t² प्लस bt प्लस c इज इक्वल टू 0। यही तो है स्टैंडर्ड फॉर्म। ax² प्लस bx प्लस c, t में है तो at² प्लस bt प्लस c। आप देख रहे हो यहाँ पे t² तो है, c भी दे रखा है, लेकिन t वाली वैल्यू नहीं है। t वाली क्यों नहीं रही होगी, क्योंकि b की वैल्यू 0 रही होगी। 0 की t से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा और ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इसलिए तो नहीं लिखी है इसने यहाँ पे। तो अगर मैं कंपेरिजन करता हूँ दोनों की, ऑन कंपेरिजन, अगर मैं दोनों की कंपैरिजन करता हूं तो आप देखोगे कि a की वैल्यू t² के साथ में क्या है 1, भाई जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, तो a की वैल्यू आ गई 1। b की वैल्यू कितनी है, t के साथ में b है, t के साथ में 0 है, और c की वैल्यू है -15। तीनों वैल्यू आ गई है मेरे पास, अल्फा और बीटा ऑलरेडी मेरे पास हैं। दोनों जो हमारे पास रिलेशन होते हैं उनको वेरीफाई करेंगे। क्या क्या रिलेशन होते हैं, रिलेशन होते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, और दूसरा रिलेशन होता है हमारे पास
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है जी। देखो अल्फा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है √15, वो भी प्लस का, और बीटा की वैल्यू दे रखी है मुझे माइनस का √15। ठीक, इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 0, और सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए की वैल्यू 1। ठीक है, देखो √15 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस √15 इज इक्वल टू 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, और 0 के साथ में कोई भी साइन नहीं लगता है। ठीक, √15 से √15 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू आ गया 0। कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल वेरीफाई हो गई है। इसका सेकंड पार्ट वेरीफाई करते हैं। देखो कह रहा है अल्फा कितना दे रखा है हमें √15 प्लस का, और बीटा कितना दे रखा है माइनस का √15। ठीक है, सी की वैल्यू है -15 और ए की वैल्यू है 1। देखो सी की वैल्यू -15, ए की वैल्यू 1, अल्फा और बीटा की वैल्यू ये रही। ठीक, तो √15 से √15 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर √a इंटू √a है तो वो हो जाता है a, यानी कि अगर √2 इंटू √2 की वैल्यू होती है वो 2 हो जाती है। ऐसे √15 की वैल्यू 15 आएगी, और माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी -15 है, 1 से डिवाइड करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। ठीक, ये भी थोड़ा इजी ही है क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक, इसका तो अब देखते हैं इसका 6th और लास्ट पार्ट। देखो लास्ट पार्ट क्या है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सेम ही है जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड की तरह क्वेश्चन है ये भी। तो देखो इसको सबसे पहले तो इक्वल टू 0 मान लेंगे अगर 0 फाइंड आउट करने हैं तो, और अब इसके फैक्टर कर देंगे। क्या तरीका है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसकी x² वाले साथ के साथ जो कोफिशिएंट है इनके साथ में मल्टीप्लाई करके एक तरफ लिखेंगे। 4 की 3 के साथ में मल्टीप्लाई आएगी 12, और ये जो x के साथ में नंबर है यहाँ पे कितना है 1। ठीक, अब इस 1 के ऐसे फैक्टर करने हैं, इस 1 के ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड करना है इस 1 को कि जिनकी प्रोडक्ट तो आए 12। और देखो अब आप इस साइन पे जाएंगे, कांस्टेंट के सामने जो साइन है क्या है माइनस, अगर माइनस है तो डिफरेंस लेते हैं, और अगर प्लस होता है तो सम लेते हैं। तो इस 1 को ऐसे दो नंबर में डिवाइड करना है जिनका डिफरेंस तो आए 1 और जिनकी प्रोडक्ट है 12। ठीक है, तो आप देखेंगे 4 और 3 वो दो नंबर हैं, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 4 और 3 की मल्टीप्लाई 12। तो देखो 3x² माइनस, अब ये जो 1 है यहाँ पे क्योंकि x² साथ कुछ नहीं है वहाँ पे 1 ही है ना, इस 1 को 4 - 3 लिख दो यहाँ पे, 4 - 3 इंटू x - 4 इज इक्वल टू 0। आप देख लो 4 - 3 जाएगा 1, 1 के x से मल्टीप्लाई x ही रह जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो 3x², देखो माइनस है तो 4 माइनस का हो जाएगा इंटू x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 3 के साथ में x की मल्टीप्लाई 3x - 4 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्मों में से कुछ कॉमन आएगा, दूसरी दो टर्म में से कुछ कॉमन आएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, x कॉमन आ गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो अगर x कॉमन आया तो यहाँ पे 3 रह गया, 2x में से एक x बाहर आ गया, एक x रह गया, -4 आपका ऐसे कैसे रहेगा, और x आपने बाहर ले लिया। अब जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म आपको यहाँ पे बनानी है, बिल्कुल सेम ही है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है वहाँ से 1 कॉमन आता है, तो यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे। देखो 3x - 4, वैसे भी आप देख लो इन दोनों टर्मों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे 4 है, इधर 4 नहीं है, इधर 3 है, इधर नहीं है, इधर x है, इधर नहीं है। ठीक, तो कुछ कॉमन नहीं आता, वहाँ से 1 आ जाता है इज इक्वल टू 0। देखो पहली टर्म में 3x - 4 है, दूसरे में भी है, तो 3x - 4 एक जगह लिख लेंगे और x + 1 दूसरी तरफ लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स अलग अलग 0 हैं तो दोनों को अलग अलग 0 रख के देखेंगे। 3x - 4 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। आप यहां से देख रहे हो कि 4 माइनस का इधर पहुंच जाएगा प्लस का, और 3 मल्टीप्लाई में है इधर पहुंच जाएगा डिवाइड में, x आ जाएगा 4/3। आगे देखते हैं, ये 1 प्लस का है, इधर पहुंच जाएगा माइनस का। और देखो इसने सबसे पहले मुझे 0 फाइंड आउट करने के लिए बोला है, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला, जो कि आ रहा है 4/3 और -1। तो एक को आप अल्फा मान लो और दूसरे को आप बीटा मान लो। ठीक, तो मैं मान लेता हूं अल्फा हो गया आपका 4/3
और बीटा हो गया आपका -1। ठीक है जी। अब आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, देखो ये जो इक्वेशन है 3x² - x - 4 = 0, इसकी कंपैरिजन करेंगे ax² माइनस प्लस bx प्लस c = 0, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक, इससे कंपैरिजन करेंगे और a b c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो x² के साथ में a है, x² के साथ में 3 है, a की वैल्यू 3 आ गई। x के साथ में b है, x के साथ में 1 है, माइनस का वो भी। ठीक है, c है आपका -4। तो आपके पास a b c की वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करके दिखाएंगे। रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a, और दूसरा होता है अल्फा बीटा = c/a। अल्फा की वैल्यू है 4/3, बीटा की वैल्यू है -1, माइनस b की वैल्यू है -1 और a की वैल्यू है 3। यहाँ पे 1 लगाएंगे नीचे और इसका एलसीएम लेंगे। कैसे लिया जाएगा देखो, 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, 1 की 4 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 4 से 4 माइनस 3 की 1 से 3 इजिकल टू माइनस माइनस हो जाता है प्लस 1/3। 4 में से 3 जाएगा, 1 रह गया, अपॉन 3 इजिकल टू 1/3। मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है जी। अब देखते हैं आगे अपना, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 4/3 और बीटा की वैल्यू दे रखी है -1, सी की वैल्यू दे रखी है -4 और ए की वैल्यू दे रखी है आपको 3। 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4 ही रहेगा, माइनस का अपॉन 3 और -4/3। आप देख रहे हो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। और यही क्वेश्चन था आपका, वो आपके पास जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए बोल रहा था। ठीक, तो एक्सरसाइज 2.2 का ही क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।